हाय एवरीवन, वेलकम टू कैमशॉट। प्रीवियस वीडियो में हमने देखा sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन, जिसमें ज्योमेट्री थी ऑक्टाहेड्रल एंड उसके शेप्स भी कुछ देखे थे हमने। और उसमें हमने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट सा कंक्लूजन निकाला था दैट सेड दैट सारी जो बॉन्ड लेंथ्स एंड बॉन्ड एंगल्स जो होंगे ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री में वो सेम होंगे। बट क्या कभी केमिस्ट्री इतनी सिंपल रही है? नो, नेवर। तो मैं आपको बता देती हूँ कि इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल्स भी होते हैं एंड डिस्टॉर्टेड ऑक्टाहेड्रल्स भी होते हैं। वेल, डिस्टॉर्शन इन ऑक्टाहेड्रल ज्योमेट्री इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट टॉपिक इन कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री। वो हम वहाँ पे देखेंगे। यहाँ पे हमें देखना है इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल्स, जिसमें हम बेसिकली बॉन्ड लेंथ्स को कंपेयर करते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट दिस टॉपिक विच इज़ परफेक्ट वर्सेस इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। ये लास्ट टॉपिक है sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन का। ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए SF6। इसमें देखिए सारे जो एटम्स है वो सेम है एंड सब सिंगल बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, तो इसमें कुछ इम्परफेक्शन नहीं हो सकता। सो दिस इज़ परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल। इसकी सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी। लेकिन यहाँ पे देखिए डबल बॉन्ड भी है एंड सिंगल बॉन्ड भी है। तो ये तो हमने लोअर स्टैंडर्ड्स में पढ़ा हुआ है कि डबल बॉन्ड जो है वो सिंगल बॉन्ड से थोड़े छोटे होंगे। इसलिए ये दोनों की डबल बॉन्ड जो है ये दोनों डबल बॉन्ड जो है इनकी बॉन्ड लेंथ इन चारों से अलग होगी। दैट इज़ कंप्रेस्ड टाइप का थोड़ा होगा ऑक्टाहेड्रल ये। तो ये परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं हो सकता। लेकिन अब आप ये कहेंगे कि यहाँ पे तो मैंने क्रॉस मार दिया, ये सिमिलर सा मॉलिक्यूल नहीं दिख रहा, F की जगह पे बस O माइनस कर दिया, बट फिर भी ये एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल है। क्यों? बिकॉज यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, ये एक कंसेप्ट है जो हम लोग अभी देखेंगे। ये आप देखिए, पहले यहाँ पे ये पांचों सिंगल बॉन्ड है एंड ये डबल बॉन्ड है, तो इसकी बॉन्ड लेंथ ऑब्वियसली इन पांचों से अलग हो जाएगी। तो ये भी एक परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल नहीं कह सकते। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक OH है और यहाँ पे O है, ये डबल बॉन्ड है, ये चारों सिंगल बॉन्ड है, तो जाहिर सी बात है ये दोनों की बॉन्ड लेंथ इन चारों से थोड़ी कम होगी, तो ये भी परफेक्ट नहीं हो सकता। सिमिलरली यहाँ पे तो देखिए सब कुछ ही चेंज है। यहाँ पे तो दो डबल बॉन्ड के साथ ऑक्सीजन तो है ही है, लेकिन सिंगल बॉन्ड ऑक्सीजन भी है एंड सिंगल बॉन्ड के साथ OH भी जुड़े हुए हैं कहीं पे, तो ये तो परफेक्ट हो ही नहीं सकता था। सिंपल था। ठीक है, आइए पढ़ते हैं पहले इसके बारे में डिटेल में, दैट इज़ इक्विवेलेंट रेजोनेंस, वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक। आइए देखते हैं इक्विवेलेंट रेजोनेंस। ओके, वेल, इक्विवेलेंट रेजोनेंस वो होता है जिसमें जितने रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर पॉसिबल है वो सारे इक्वली कंट्रीब्यूट करते हैं उसके स्ट्रक्चर में। तो इसको हम लोग थोड़ा डिटेल में पढ़ते हैं। तो ये मैंने XeO6 के सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाए हुए। तो आप मुझे ये बताइए, क्या इन चारों में कोई डिफरेंस दिख रहा है? नहीं, आप इन चारों में से कुछ भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाएंगे, बिकॉज ये चारों एक जैसे दिखते हैं। ये चारों अलग अलग रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है, बट फिर भी हम इन चारों में कोई भी डिफरेंस नहीं नोटिस कर पाते। दैट इज़ द रीज़न कि हम इसकी बॉन्ड लेंथ को भी कंपेयर नहीं कर पाते। सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो एक जैसी ही बन के रह जाएगी, बिकॉज 6 के 6 बॉन्ड में पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर है जो इन सारों को एक जैसा बनाता है। हम इन चारों स्ट्रक्चर्स को एक मॉलिक्यूल में भी समझा सकते हैं। दैट इज़, ये देखिए मैंने ये जिनन बनाया है, 6 ऑक्सीजन, और सब में मैंने पार्शियल डबल बॉन्ड कैरेक्टर डाल दिए। ठीक है, तो ये एक तरह से सारे भी जो बॉन्ड्स बने हुए हैं जिनन के साथ, हम बोल सकते हैं कि ये सब एक जैसे बॉन्ड्स हैं एंड उनकी सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो सबकी सेम ही होगी। और नॉट ओनली दिस, बट जहाँ पे भी इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा वहाँ पे बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी, बिकॉज इतना रैपिडली रेजोनेंस होता है एंड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हार्डली मैं बोल रही हूँ, मतलब कोई भी चेंज होगा ही नहीं। तो हम लोग ये बोल सकते हैं कि सारे जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स है वो इक्वली, मतलब ये 4 है तो 25% इसका, 25% इसका, 25% इसका एंड इसका, सबका इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा इसके स्ट्रक्चर में। तो हम इसकी बॉन्ड लेंथ कभी छोटी या बड़ी कंपेयर नहीं कर पाएंगे, मतलब इसकी सारी बॉन्ड लेंथ जो है वो हमेशा इक्वल रहेगी। और इसके अलावा जितने भी सारे मॉलिक्यूल्स होंगे जिसमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, उसमें भी हम ये कंक्लूजन निकाल सकते हैं दैट बिकॉज ऑफ इक्विवेलेंट रेजोनेंस देयर बॉन्ड लेंथ्स विल बी सेम।
ये लास्ट 2 मॉलिक्यूल्स जो है उसका भी देख लेते हैं, क्योंकि रेजोनेंस तो उसमें भी हो रहा है, बट ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं है, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा। कैसे? देखिए, यहाँ पे तो आप ये देखिए, यहाँ पे ये ऑक्सीजन अपनी लोन पेयर डोनेट करेगा और ये लोन पेयर वापस एक्सेप्ट कर लेगा ये बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन्स। तो ये और ये दोनों जो रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, वैसे तो इसके बहुत सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनेंगे, बट इतना काफ़ी है समझने के लिए कि इन दोनों को ही आप डिफ्रेंशिएट कर लोगे, ये और ये दोनों अलग हो जाएंगे। यहाँ पे कहीं पे आपको चार्ज दिख रहा है? नहीं, लेकिन यहाँ पे देखिए, ये चार्ज्ड रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर बन गया। तो चार्ज भी नहीं होना चाहिए था। अगर हमें इक्वल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर चाहिए तो मतलब एकदम इसके ही जैसा बनना चाहिए, बट ऐसा नहीं हुआ। इसका ये मतलब है कि ये दोनों जो है वो इक्विवेलेंट रेजोनेंस नहीं बता रहे, ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा। तो इसलिए इसकी बॉन्ड लेंथ हम डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं, इसकी जो है वो अलग अलग बॉन्ड लेंथ होंगी। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ एक ही मॉलिक्यूल में हमें इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी दिखता है, नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस भी दिखता है, बट बिकॉज नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस इज प्रेजेंट वी कैन नॉट कॉल इट परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल, बिकॉज सारी बॉन्ड लेंथ्स जो है वो इक्वल नहीं हो पाएगी। ये देखिए, ये जब O माइनस एंड डबल बॉन्ड O जब रेजोनेट करते हैं तो ये सेम ही रिजल्ट दे रहे हैं, O माइनस एंड डबल बॉन्ड। लेकिन जब OH एंड डबल बॉन्ड O रेजोनेट करते हैं तो वो चार्ज जनरेट करते हैं, जो हमें इस रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर से उसे अलग बना देते हैं। तो सिंपली आपको सिर्फ ये याद रखना है कि जब रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में थोड़ा सा भी चेंज आ जाए तो हम इसको नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस बोलते हैं, एंड उसकी बॉन्ड लेंथ्स कभी इक्वल नहीं हो सकती। अब आपको इक्विवेलेंट एंड नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस तो अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो यहाँ पे sp3d2 हाइब्रिडाइजेशन ख़त्म होता है। इसके बाद हम लोग देखेंगे sp3d3 ज्योमेट्री, विच इज़ वेरी 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 इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ से एक छोटा सा कंसेप्ट है जो एग्ज़ाम में आता है, तो मैंने सोचा अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस पढ़ ही रहे हैं तो इसके साथ में ये देख लेते हैं। कभी कभी एग्ज़ाम्स में बॉन्ड एंगल्स जो है उसको कंपेयर करने के क्वेश्चंस पूछते हैं, तो वो बहुत ही सिंपल है। आपको बस ये देखना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नहीं। अगर इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो उसका हाइब्रिडाइजेशन जो है वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं, मतलब कि उसका बॉन्ड एंगल भी हम कैलकुलेट कर सकते हैं। सिंपल फॉर्मूला है, वो आपको याद रखना है, तो वो हम देख लेते हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने एक एग्जाम्पल दिया है। एग्जाम्पल है RCO2। तो ये इक्विवेलेंट रेजोनेंस है, ये आप देख सकते हैं, डबल बॉन्ड O माइनस, डबल बॉन्ड O माइनस। तो अगर हम लोग इसको मैन्युअली कैलकुलेट करें तो ये देखिए, ये मैंने स्टार लगा दिया है नीचे वाले ऑक्सीजन को। तो CO का जो बॉन्ड ऑर्डर है, ये आप देखेंगे तो इसमें 2 है, ये 1 2, एंड यहाँ पे 1 है। ओके, एंड यहाँ पे ये CO स्टार का जो बॉन्ड ऑर्डर है वो है 1, और यहाँ पे 2 2 1 1 2। और अगर हम दोनों का बॉन्ड ऑर्डर एवरेज निकालने जाए तो दैट विल बी 1.5। तो जब आपको कभी एग्ज़ाम में पूछे कि RCO2 मॉलिक्यूल में CO बॉन्ड का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो आप ये कह सकते हैं कि इट इज़ 1.5। हम हमेशा एवरेज वैल्यू को कंसिडर करते हैं, हम ये नहीं कहेंगे कि कभी 2 होगा कभी 1 होगा, नहीं। हम जब मॉलिक्यूल को ऑब्ज़र्व करते हैं तो हमें ये नहीं दिखता या ये नहीं दिखता, पर हमें क्या दिखता है, 1.5, यानी कि हमें ऐसा दिखता है। अंडरस्टूड? ये हो गया 1.5 बॉन्ड ऑर्डर, मतलब डेढ़ बॉन्ड बना है, ना 1 ना 2, क्योंकि जैसे कि मैंने आपको बताया कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस जहाँ पे होगा वहाँ पे दोनों ही स्ट्रक्चर का 50-50% कंट्रीब्यूशन रहेगा, और हम इन दोनों को डिफ्रेंशिएट भी नहीं कर सकते। इसीलिए हमें जब ऑब्जर्व करेंगे मॉलिक्यूल तो हम उसको ऐसे डिस्क्राइब कर सकते हैं कि कभी ये डबल बॉन्ड होगा कभी ये डबल बॉन्ड होगा, और दोनों की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, सेम होगी, एंड बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, तो दोनों का हम लोग एवरेज वैल्यू लेते हैं, दैट इज़ 1.5। तो अब देखिए, ये तो बहुत सिंपल मॉलिक्यूल था।
कभी कभी कॉम्प्लेक्स मॉलिक्यूल्स भी दे सकते हैं, ठीक है। तो हम ऐसे मैन्युअली उसमें सब में निकालने नहीं बैठ सकते, हमारी मिस्टेक हो सकती है। तो उसके लिए एक फॉर्मूला है, मैं आपको वो पढ़ाती हूँ, ओके। तो आइए देखते हैं बॉन्ड ऑर्डर इन मॉलिक्यूल्स शोइंग इक्विवेलेंट रेजोनेंस। उसके दो फॉर्मूलाज है। फर्स्ट इज टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स। अब हमें ये देखना है कि टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स में हमें सिर्फ वही बॉन्ड्स कंसिडर करने हैं जो एक्चुअली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। एंड दूसरा फॉर्मूला ये है 1 प्लस टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। तो सिमिलरली यहाँ पे भी यही कंडीशन है कि हमें जो बॉन्ड्स है पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स वही कंसिडर करने हैं जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने सेम लिया हुआ है RCO2, सो दैट मैं आपको प्रूव कर सकूँ कि हमने वहाँ पे पहले जो बॉन्ड ऑर्डर निकाला था वो सही है या नहीं, वो हम इस फॉर्मूला से कंफर्म कर लेंगे। तो बॉन्ड ऑर्डर जो है वो हम इसका निकालेंगे या फिर इसका निकालेंगे। R और C का हम लोग बॉन्ड ऑर्डर इस फॉर्मूला से नहीं निकाल सकते, बिकॉज हमें यहाँ पे सिर्फ वही बॉन्ड्स कंसिडर करने हैं जो रेजोनेंस में एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं, ओके। तो पहले फॉर्मूला से ट्राई करते हैं। टोटल नंबर ऑफ बॉन्ड्स 1 2 3, ओके, 3 बॉन्ड्स हैं। एंड टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स जो है वो भी इसके 2 है, तो 3/2 सिंपल था, 1.5 आ गया आंसर। मतलब हमने जो पहले निकाला था वो सही है और ये फॉर्मूला भी सही जवाब दे रहा है। दूसरे फॉर्मूला से कोशिश करते हैं। तो इसमें टोटल नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स कितने हैं 1, टोटल नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 2, ओके। ये 2 जो है वो सिग्मा बॉन्ड्स और ये जो 1 है वो पाई बॉन्ड। तो सिंपल है 1 + 1/2 विल बी 1.5। तो ये फॉर्मूला भी हम इस फॉर्मूला से भी हमने कंफर्म कर लिया कि हमारा जो आंसर आया था वो सही है। अब मैं आपको बताती हूँ कि देखिए ये फॉर्मूला क्यों ज़्यादा कन्वीनियंट एंड इजी रहेगा, बिकॉज़ इसमें आपको टोटल रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स काउंट करने पड़ेंगे, जो आप इसमें आप गलती कर सकते हो। ये मॉलिक्यूल में तो सिंपल था कि 2 ही थे, आपने बना लिए, लेकिन कभी अगर बड़ा मॉलिक्यूल दे दिया और उसकी रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स बनाने में कभी एक छूट गया या कभी एक ज़्यादा बन गया आपसे तो फिर प्रॉब्लम हो सकती है, आपका आंसर जो है वो गलत आ जाएगा। तो मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि ऑलवेज़ गो फॉर दिस फॉर्मूला। इसमें आपको क्या है कि उसका स्ट्रक्चर बनाना है और उसके सिंपली सिग्मा बॉन्ड्स एंड पाई बॉन्ड्स काउंट कर लेने हैं एंड सिंपली इससे आंसर आ जाएगा और हमेशा सही आंसर आएगा, ओके। तो हम लोग कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं। ये कुछ बॉन्ड ऑर्डर्स के एग्जांपल्स हैं, मैंने ऑलरेडी सॉल्व करके रखे। दिस इज SO4 3-, ठीक है। अब इसमें देखिए ये सारे ही बॉन्ड्स जो है वो पार्टिसिपेट करेंगे, तो हमें ये सारे कंसिडर करने हैं। तो 1 प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हैं 2 एंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 4, तो आंसर विल बी 1.5। सिमिलरली यहाँ पे ClO4- में भी देखिए सारे जो एटम्स है वो पार्टिसिपेट कर रहे हैं रेजोनेंस में। तो 1 प्लस पाई बॉन्ड्स कितने हैं 3 एंड सिग्मा बॉन्ड्स कितने हैं 4, तो आंसर विल बी 1.75। 3/4 विल बी 0.75 एंड 1 + 0.75 विल बी 1.75। दिस NO2 मॉलिक्यूल, उसमें भी हम ट्राई करके देखते हैं, क्योंकि इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है। इसमें भी देखिए इक्विवेलेंट रेजोनेंस है। आपको सबसे पहले तो यही चेक करना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नहीं। अगर नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हम चेक कर भी नहीं पाएंगे। हम सिर्फ इक्विवेलेंट रेजोनेंस वाले मॉलिक्यूल में ही बॉन्ड ऑर्डर चेक कर सकते हैं, बिकॉज उसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो सेम होगी। अदरवाइज़ अगर बॉन्ड लेंथ ही अलग होगी तो हमें तो पता नहीं है कि कितनी अलग होगी, कितना डिफरेंस होगा, तो उसका बॉन्ड ऑर्डर हमें कभी मिलेगा ही नहीं। तो हम लोगों को पहले ये चेक करना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नहीं, फिर ये फॉर्मूला हमें पुट करना है। और उसमें भी देखना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है और कितने एटम्स उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। अगर आपने नॉन पार्टिसिपेटिंग एटम को भी गिन लिया, उसकी बॉन्ड्स भी कंसिडर कर लिए, तो भी आंसर गलत आ सकता है। तो 2 कंडीशन आपको ध्यान में रखनी है। पहले ये है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नहीं, दूसरा ये है कि टोटल कितने एटम्स उसमें एक्चुअली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। जो एटम पार्टिसिपेट नहीं कर रहे उसके बॉन्ड्स को हमें साइड में रख देना है, उसको कहीं पे भी कंसिडर नहीं करना। तो यहाँ पे देखिए सारे दोनों एटम पार्टिसिपेट करते हैं और पाई बॉन्ड है 1, सिग्मा बॉन्ड है 2, तो 1 + 1/2 होगा 1.5। ये मॉलिक्यूल देखिए, इसमें समझने वाली चीज़ है ये कि इधर 2 तरह के बॉन्ड ऑर्डर होंगे। उन सब में तो मैं एक ही एवरेज वैल्यू निकालती थी,
लेकिन यहाँ पे एक ऑक्सीजन ऐसा है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहा। और आपको देखना है ध्यान से, एग्ज़ाम में आपको इस ऑक्सीजन, इस CRO का मैंने स्टार लगाया हुआ है, तो आपको देखना है एग्ज़ाम में कि CRO स्टार का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है या फिर CRO का बॉन्ड ऑर्डर पूछा है। तो यहाँ पे तो इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, तो उसमें हम लोग सिंपली हमारा फॉर्मूला लगाएंगे 1 + 2/3। ये देखिए इधर 2 पाई बॉन्ड है एंड 3 सिग्मा बॉन्ड है, तो इस मॉलिक्यूल का एवरेज बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.66। सिमिलरली यहाँ पे भी सेम होगा, सारे जो CRO है उन सब की बॉन्ड लेंथ क्या होगी, बॉन्ड ऑर्डर होगा 1.66। एंड CRO स्टार जो है, यहाँ पे कोई रेजोनेंस तो नहीं हो रहा, तो सिंपली हमें गिन लेने हैं सिग्मा बॉन्ड्स। 2 सिग्मा बॉन्ड है, मतलब बॉन्ड ऑर्डर कितना हो गया, 2। तो दिस इज़ द केस, आपको ये चीज़ याद रखनी है। ये एक एग्जाम्पल मैंने ऐसे लिया है जिसमें नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो रहा है, तो आपको ये भी देखना है कि यहाँ पे देखिए, आप ऐसे ही मत फॉर्मूला लगा देना। यहाँ पे देखना कि ये जो है इसकी लोन पेयर होती है जो रेजोनेंस में पार्टिसिपेट करेगी। तो आप बस ये तीनों ऑक्सीजन देखेंगे, कंसिडर कर लेंगे कि इसका इक्विवेलेंट रेजोनेंस होता है, फॉर्मूला भी लगा देंगे, आंसर भी टिक करके आ जाएंगे। तो ये ध्यान रखिएगा कि ये एक नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा। इन दोनों के साथ बेशक इक्विवेलेंट रेजोनेंस होगा, लेकिन यहाँ पे इसकी वजह से ये नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस हो जाएगा, जो इसकी बॉन्ड लेंथ जो है वो अलग हो जाएगी। तो बॉन्ड ऑर्डर ऐसे केसेस में हम फॉर्मूला से फाइंड नहीं कर सकते, ठीक है। तो ये चीज़ें इतनी ध्यान में रखिएगा। और ये क्वेश्चन है इन दोनों मॉलिक्यूल्स का, आपको अपने आप से बॉन्ड ऑर्डर फाइंड करना है। तो आप मुझे कमेंट में बताएंगे आंसर अगर आपसे हो जाता है, और अगर यहाँ तक के कंटेंट में आपको कोई भी डाउट है तो आप कभी भी मुझसे पूछ सकते हैं। ओके, मैं आपको समराइज़ कर देती हूँ जो हमने पढ़ा। हमने पहले तो इम्परफेक्ट वर्सेस परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल पढ़ा है, जिसमें बॉन्ड लेंथ्स हमने कंपेयर की, डबल बॉन्ड की और सिंगल बॉन्ड की बॉन्ड लेंथ कभी सेम नहीं होती, तो वो इम्परफेक्ट ऑक्टाहेड्रल हो जाएगा। फिर हमने इक्विवेलेंट नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस का कंसेप्ट देखा कि जिसके सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स का इक्विवेलेंट मतलब इक्वल कंट्रीब्यूशन होगा स्ट्रक्चर में, तो उसको हम लोग इक्विवेलेंट रेजोनेंस कहते हैं। और सारे रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स एक जैसे होंगे, हम उनमें कभी भी डिफ्रेंशिएट नहीं कर पाते। और ऐसे ही रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर्स में हम लोग बॉन्ड ऑर्डर फाइंड कर सकते हैं, बिकॉज सारी बॉन्ड लेंथ अगर एक जैसी है तो हम लोग उसका एवरेज वैल्यू निकाल सकते हैं। बट अगर इन नॉन इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो हम उसमें बॉन्ड ऑर्डर या हाइब्रिडाइजेशन या हम लोग ऐसे फॉर्मूला से कैलकुलेट नहीं कर पाएंगे। तो मैंने आपको उसका फॉर्मूला एक बताया है जो बहुत ही कन्वीनियंट है, दैट इज़ 1 + नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स अपॉन नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स। कहीं पे भी आपको पेपर में जनरली ऐसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, आपको बॉन्ड ऑर्डर कंपेयर करने के लिए बोलते हैं, तो आपको पहले देखना है कि इक्विवेलेंट रेजोनेंस है या नहीं। इक्विवेलेंट रेजोनेंस है तो आपको ये फॉर्मूला ध्यान से पुट करना है, नंबर ऑफ पाई बॉन्ड्स एंड सिग्मा बॉन्ड्स गिनने हैं जो एक्चुअली रेजोनेंस में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, और उसका एवरेज वैल्यू निकाल लेना है, एंड वही उस पूरे मॉलिक्यूल का बॉन्ड ऑर्डर होगा। Okay, so feel free to ask me if there is any kind of doubt, and so I conclude it here, and next video में हम लोग sp3d3 hybridization के साथ आगे बढ़ेंगे। Thank you.